Hello everyone. How's everyone doing? Everyone is fine? Yeah, okay, that's good. रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, जो हमारे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, अगर उसको हम मेडिसिनल प्रोडक्ट में यूज़ करें, एक तरीके से हमारी ऐसी स्पेशलाइज्ड क्लास होती है जिसमें मेडिसिनल प्रोडक्ट में हमारे रेडियो आइसोटोप्स होते हैं। और रेडियो आइसोटोप्स को देखा जाए, ये हमारे ऐसे एटम्स होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं और रेडिएशन देते हैं। क्या निकलता है इनमें से? अनस्टेबल एटम्स में रेडिएशंस निकलता है, एमिट करते हैं रेडिएशंस। और इनका यूज़ ना हमारे न्यूक्लियर मेडिसिन्स में डायग्नोस्टिक और थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, डायग्नोसिस करने के टाइम पे आप यूज़ कर सकते हो या थेरेप्यूटिक पर्पसेस के टाइम पे यूज़ कर सकते हो। एप्लीकेशन जो देखा जाए हमारा डायग्नोस्टिक इमेजिंग में देखा जाए तो हमारे कुछ ऐसे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स जो हमारे यूज़ किए जाते हैं। आप स्कैन्स देखोगे, आप ना स्कैन्स में क्या देखोगे, टारगेट एरिया है, वहाँ पे क्या करेगा, गामा रेडिएशन देगा, एमिट करेगा गामा रेडिएशन, जो ईजिली एक तरीके से इमेज फॉर्म कर पाएगा। और इमेजिंग डिवाइसेस होती हैं जो इनको डिटेक्ट कर सकते हैं, वो होती हैं हमारे गामा कैमरास होते हैं या पैट स्कैनर्स होते हैं, उसके थ्रू बहुत सारी होती हैं। जैसे आप आज डायग्नोस्टिक इमेजिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो ये हमारे टारगेट एरिया पे गामा रेडिएशंस भेजता है। गामा रेडिएशन वो हमारी जो इमेजिंग डिवाइस है वो कैप्चर करती हैं, डिटेक्ट करती हैं और हमारा स्कैन देती हैं। कुछ डायग्नोसिस कंडीशन हो सकती है, जैसे कैंसर के टाइम पे डिटेक्ट करना हो तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, हार्ट डिजीज़ के टाइम पे, या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है। कॉमन डायग्नोस्टिक रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में हमारा आता है टेंटियम 19M। ठीक है, ये हमारा मोस्ट वाइडली यूज रेडियो आइसोटोप है न्यूक्लियर मेडिसिन में। जैसे हम हार्ट की स्टडी करते हैं ना, या लंग्स, बोन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, उस टाइम हम TC99M यूज़ करते हैं। ये बहुत कॉमन आइसोटोप है हमारा। फ्लूरो डीऑक्सी ग्लूकोज जो है हमारा, ठीक है, फ्लूरो डीऑक्सी ग्लूकोज का क्या काम क्या होता है, ये हमारा 18F लेबल्ड ग्लूकोज है। पेट स्कैन में काम करता है, जैसे कभी भी हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको आइडेंटिफाई कर सके, कैंसर या इन्फ्लेमेशन इंडिकेट कर सके, बता सके कि हाँ यहाँ कैंसर है, उसको बता सके। गैलियम 68 है, पेट स्कैन में यूज़ करता है। जैसे कुछ ट्यूमर्स है ना, वो इसके थ्रू ही पता चलेंगे, कुछ इंट्रैक्शन है, इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है, वो इसके थ्रू पता चल जाएगा हमारे जो हमारा डायग्नोस्टिक इमेजिंग रेडियोथेरेपी था। अब आता है हमारा टारगेटेड रेडियोथेरेपी। टारगेटेड रेडियोथेरेपी में क्या होता है, हमारा ना रेडियो फार्मास्यूटिकल एक पर्टिकुलर टारगेटेड साइट पे थेरेपी रिलीज करता है या फिर डिलीवर करता है। जैसे हमारे कुछ कैंसरस सेल हैं, वो हमारे हेल्थी सेल्स और टिश्यूज़ को छोड़ के वो पर्टिकुलर कैंसरस सेल पर काम करेगा, वहाँ पे टारगेट पे अपनी साइट पे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स डिलीवर करेगा। अब इसमें जो रेडिएशन एमिट होती है कुछ रेडियो आइसोटोप्स के थ्रू, वो क्या करती हैं, कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय भी करती हैं, उनकी ग्रोथ को भी इनहिबिट करती हैं। ये इनका काम होता है। जैसे हमारा आयोडीन है 131 I131, तो ये थायराइड ट्रीटमेंट में काम आता है। जब हाइपरथायरॉयडिज्म हो तो सेलेक्टेड क्या करता है, ये थायराइड ग्लैंड्स के थ्रू काम करता है। फिर है हमारा ल्यूटिडियम, ये ऐसे LU-177 है, डोटाटेट भी कह सकते हैं। ये सोमैटोस्टैटिन रिसेप्टर को टारगेट करता है, या जो न्यूरो एंड्रोक्राइन ट्यूमर्स हैं वहाँ टारगेट करता है स्पेसिफिकली। टारगेटेड से आप समझ जाओ, आप इसका एक खुद का टारगेट है जहाँ पे इसको थेरेपी प्रोवाइड करनी है या फिर थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो करना है। फिर हमारा रेडियम है, जैसे बोन मेटास्टेसिस है, उसको ट्रीट करने के टाइम पे। रेगुलेशन और इम्पोर्टेंस क्या है, इनका डेवलपमेंट और यूज़ जो है ना, वो एक स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड गाइडलाइंस होता है। मतलब एक गाइडलाइंस के या फिर एक प्रोसीजर के या स्ट्रिक्टली उसके अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा इसको यूज़ कर लो तो इसका एक रिस्क है। हर रेडियो एक्टिव मटीरियल का अपना खुद का एक हैजार्डस एक्शन हो सकता है, तो इसको बड़ा ध्यान से सब कुछ करना चाहिए कि रेडियो फार्मास्यूटिकल का यूज़ जो है वो स्ट्रिक्टली यूज़ किया जाए, फालतू ना यूज़ किया जाए। अगर लिमिट से ज़्यादा यूज़ किया गया तो वहाँ पे चांसेस हैं कि कुछ एक्स्ट्रा हार्मफुल इफेक्ट शो हो सकता है। डिस्पाइट द रिस्क को छोड़ के अगर देखा जाए, ये हमारी मॉडर्न मेडिसिन में बहुत ज़रूरी है, डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। बट वही ये काम तो कर रहा है, कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट अच्छा है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा देखा जा रहा है। हमारी रेडियो एक्टिविटी, देखो रेडियो एक्टिविटी ना एक नेचुरल फिनोमिनन है। हमारी जो रेडिएशंस आती हैं रेडियो आइसोटोप्स के थ्रू, या फिर एक तरीके से बोल सकते हैं जहाँ पे हमारा जो रेडियो आइसोटोप है वो अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस है। आप देखो रेडियो आइसोटोप छोड़ो, जहाँ पे एक अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस है, वो क्या करेगा, लूज करेगा एनर्जी, किसके फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में।
वहाँ से पार्टिकल्स हो सकते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हो सकते हैं। इनको हम किस फॉर्म में, पार्टिकल्स के फॉर्म में लूज करेगा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू, है वो रेडिएशन ही, लेकिन वो कंपाउंड्स हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव डीके। ठीक है, रेडियो एक्टिव एक नेचुरल फिनोमिनन है जहाँ पे हमारा जो एटॉमिक न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल है, वो एनर्जी लूज करके रेडिएशन निकालता है। रेडिएशन हमारा किस फॉर्म में हो सकता है, पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, वेव्स भी हो सकती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस पूरे प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिव डीके भी बोलते हैं, इस रेडियो एक्टिव डीके बोला जाता है। अब जो एमिटेड निकले हुए पार्टिकल्स हैं या वेव्स हैं उनको क्या बोलेंगे हम, आयनाइजिंग रेडिएशन। जो निकल चुकी हैं उन एटॉमिक न्यूक्लियस से या कंपाउंड से, उनको हम आयनाइजिंग रेडिएशंस बोलते हैं। क्यों रेडिएशन, आयनाइजिंग रेडिएशन बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारे एटम्स को आयनाइज करते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर देते हैं। जो टाइटली बॉन्ड होता है ना इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, उसको रिमूव करते हैं और ये चार्ज पार्टिकल्स बन जाते हैं या चार्ज आयंस बन जाते हैं। अगर यूनिट को, रेडियो एक्टिव की यूनिट डिफाइन करनी हो, आपको बताना हो कि यूनिट क्या होती है, ये हमारा बैक्यूरल होती है। ऐसा यूनिट होती है रेडियो एक्टिव की जो रिप्रेजेंट करती है 1 न्यूक्लियर डीके पर सेकेंड। एक न्यूक्लियर डीके जो हो रहा है हर सेकेंड के बेसिस पे, ठीक है, पर सेकेंड। क्यूरे जो है ये ओल्डर यूनिट है, पहले के टाइम पे था कि 1 क्यूरे इक्वल्स टू 3.7 इंटू 10⁻10 बैक्यूरल। ऐसे आप इसको याद करने के लिए एक तरीके से बैक्यूरल यूनिट था, अब उससे पहले क्यूरे यूज़ होता था। इससे हम जो रेडियो एक्टिव है डीके, रेडियो एक्टिव डीके रेट है उसको पता करते हैं, उसको मेजर करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस क्या है इसके, रेडियो एक्टिविटी के यूजेस क्या है या एप्लीकेशन क्या है। पहला है हमारा न्यूक्लियर पावर जनरेशन। एज अ न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह यूज़ किया जाता है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, एनर्जी रिलीज करने के बाद एक कंट्रोल डीके होता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप का, जिसमें हमारा यूरेनियम आ जाता है, प्लूटोनियम आ जाता है। वो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी हमारा न्यूक्लियर पावर जनरेशन बोल सकते हैं रेडियो एक्टिव मटीरियल का। मेडिकल डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में जब भी कुछ ऐसे आइसोटोप्स हैं जो हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं, मेडिसिन, न्यूक्लियर मेडिसिन की तरह यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि इमेजिनिंग इफेक्ट दे सकें। जैसे MRI है, CT स्कैन है, बहुत सारे हैं जहाँ पे यूज़ किया जाता है ये। आर्कियोलॉजिकल या जियोलॉजिकल डेटिंग पता करने में जैसे रेडियो एक्टिव डीके इसलिए भी यूज़ होता है कि हम मटेरियल की एज पता कर सकें कि उस मटेरियल, पर्टिकुलर मटेरियल जैसे कार्बन है उसकी एज क्या है। जैसे 4 डेटिंग है ऑर्गेनिक मैटर, पोटेशियम आर्गन की डेटिंग फॉर रॉक्स, इस तरीके से वहाँ ये लोग यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में हमारे किसी मटेरियल की थिकनेस पता करनी हो या किसी का लीक डिटेक्ट करना हो, इक्विपमेंट को स्टरलाइज करना हो, तो हम वहाँ पे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में इस तरीके से रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज़ कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो फार्मास्यूटिकल हमारे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स रखते हैं जो हमारे न्यूक्लियर मेडिसिन में यूज़ किए जाते हैं। और आपको पता है न्यूक्लियर मेडिसिन जो है वो डायग्नोस्टिक और थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आपको मेजरमेंट करनी है किसी भी रेडियो एक्टिविटी की, ठीक है, एक्यूरेट मेजरमेंट करनी है, जो इसलिए ज़रूरी होती है कि पेशेंट की सेफ्टी के लिए। अगर ज़्यादा हो जाए तो रेडियो एक्शन की वजह से कुछ चांसेस हैं कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है। कुछ रेगुलेटरी कंप्लायंस हैं कि इसकी ये लिमिट सेट होनी चाहिए। कुछ इफ़ेक्ट शो करे, इफेक्टिव हो थोड़ा हमारा उस प्रोसीजर के लिए, डायग्नोस्टिक थेराप्यूटिक प्रोसीजर के लिए भी हमें एक्यूरेसी चाहिए, हमारे रेडियो एक्टिविटी की मेजरमेंट होनी चाहिए। इसका प्रिंसिपल क्या है, जो रेडियो एक्टिविटी है ना वो रिलीज़ करता है हमारी एनर्जी। कहाँ से एनर्जी जो रिलीज़ होती है वो अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियर से निकलता है। हमारा कोई एटम है जिसका न्यूक्लियर अनस्टेबल है, तो वो क्या करेगा, बाहर एनर्जी देगा, किस फॉर्म में, रेडिएशन फॉर्म में। और रेडिएशन हमारी कौन से फॉर्म में हो सकती है, वो पार्टिकल्स फॉर्म में भी हो सकती है या फिर हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी हो सकती है। ठीक है, रेडिएशन किसी भी फॉर्म में जा सकती है। हमारी जो रेडियो एक्टिव की यूनिट्स थी वो बैक्यूरल थी और क्यूरी थी, ये पहले यूज़ किया जाता था। इसमें हम बोल सकते हैं 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड यूज़ किया जाता है बैक्यूरल में। क्यूरी में जो 1 क्यूरी है वो डायरेक्टली 3.7 इंटू 10⁻10 बैक्यूरल के रेस्पेक्ट में होती है। वहीं बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो यूज़ की गई हैं जिससे कि हम रेडियो एक्टिविटी मेजर कर सकें किसी भी रेडियो फार्मास्यूटिकल में। ठीक है, जैसे बहुत सारी टेक्निक हो गई, गीगर मुलर काउंटर, GM काउंटर हो गया, सिंटिलेशन काउंटर है, सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स हैं। अब गीगर मुलर काउंटर में क्या होता है, हमारा जो भी रेडिएशन डिटेक्टर की तरह, जो हमारा ना रेडिएशन डिटेक्टर की तरह यूज़ किया जाता है, जिसमें क्या करेंगे हम आयनाइजिंग रेडिएशन को मेजर करते हैं, कितना आयनाइज हो रहा है वहाँ पे। जैसे हमारे अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, बीटा पार्टिकल्स हैं, गामा रेज हो गई, उनको कैलकुलेट करते हैं, उनको डिटेक्ट करते हैं और मेजर करते हैं इसके थ्रू, गीगर मुलर काउंटर के थ्रू। ये कैसे ऑपरेट होता है कि आयनाइजेशन गैस है, कोई आयनाइजिंग गैस है ट्यूब के अंदर, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एक इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट करेगा।
तो उसको हम इलेक्ट्रिक पल्स के थ्रू मेजर कर लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा इसका सिंपल है, ड्यूरेबल है। लो लेवल रेडिएशन अगर देखनी हो आप इसके थ्रू देख सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने आयनाइजिंग गैस पास की इस ट्यूब के अंदर, तो इस ट्यूब में क्या हुआ, हमारे वायर्स हैं कुछ अटैच, जो क्या करेंगे, जो इसमें पल्स है वो इलेक्ट्रिक पल्स को मेजर करेंगे। ये थोड़ा सा सिंपल मेथड है, कंस्ट्रक्शन भी इसका सिंपल है। एक जीएम ट्यूब होगी, वो सील्ड होगी, फिर कैथोड और एनोड हम यूज़ करेंगे। एक विंडो होगी जिसके थ्रू पास ऑन होगा बीटा, कोई भी लो एनर्जी बीटा पार्टिकल है या अल्फा पार्टिकल जो उसमें आयनाइजिंग आयन था ना हमारी आयनाइजिंग गैस में जो कंटेनिंग था। फिर उसके थ्रू क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, ट्यूब के अंदर ही इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, जिसकी क्या करेंगे, उसको हम काउंटिंग सर्किट से कनेक्ट करके ना उसका इलेक्ट्रिकल पल्स कैलकुलेट कर लेंगे। जो भी आयनाइजेशन इवेंट हुआ है अंदर, उसके थ्रू क्या होगा, उसको कन्वर्जन करके हम इलेक्ट्रिक इम्पल्स में या इलेक्ट्रिकल पल्स के थ्रू पता कर सकते हैं। आयनाइजेशन है, कोई भी आयनाइजिंग गैस है या आयनाइजिंग हमारा एंटर कर रहा है ट्यूब में, तो एक पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट करेगा, क्रिएट करेगा पॉजिटिव आयंस को, और हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्रिएट करेगा, मतलब बनाएगा। फिर एवलांच इफेक्ट आएगा, जहाँ पे क्या होगा, जो हाई वोल्टेज है वो एक्सेलरेट कर देगा इलेक्ट्रॉन्स को, किसके, एनोड के पास। वो क्या करेगा, उसको एक्सेलरेट करना शुरू करेगा इलेक्ट्रॉन को हमारे एनोड की साइड, जिससे क्या होगा, हमारा और ज़्यादा आयनाइजेशन होगा, और इससे क्या होगा, एवलांच इफेक्ट शो होगा। पल्स जनरेशन में ये क्या होता है, हमारा ना करंट जनरेट होगा, एक सर्ज होगी करंट की जो डिटेक्ट करेगा, उसके थ्रू क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिकल पल्स आएगा, कि हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ चेंजेस आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकली हम उसको कन्वर्ट कर पाएंगे, पल्स जनरेशन होगा। क्वेंचिंग में क्या होता है, ये हमारा कंटिन्यूस डिस्चार्ज जो होता है ना उसको प्रिवेंट करता है, कि हमारे ट्यूब एक तरीके से रीसेट हो चुके, रीसेट होके फिर से स्टार्ट हो। इस तरीके से क्या है, क्वेंचिंग इफेक्ट प्रिवेंट्स कंटिन्यूस डिस्चार्ज। और काउंटिंग के टाइम पे जो ईच पल्स है आयनाइजिंग इवेंट की, उसको मेजर करते हैं, रेडिएशन की इंटेंसिटी इसके थ्रू मेजर होती है। की फीचर्स और लिमिटेशंस है, सेंसिटिविटी थोड़ी सेंसिटिव है, सेंसिटिविटी ज़्यादा है, कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो कि वो अल्फ़ा है या बीटा है। ठीक है, इसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो। डेड टाइम इसका थोड़ा सा क्या है ना, कि इसका टाइम पीरियड ना थोड़ा सा एक दूसरे के बीच में ज़्यादा लंबा है, तो जैसे कुछ अलग से आने वाला हो तो चांसेस हैं कि हाई रेडिएशन जो इंटेंसिटीज़ हैं उसको काउंट नहीं कर पाए, तो इसका डेड टाइम इसकी एक लिमिटेशन है कि इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। प्लेट्यू रीजन, जब भी क्या होगा, जब भी प्लेट्यू रीजन आता है तो उसमें क्या होता है, स्पेसिफिक वोल्टेज रेंज होती है, कि उसके बीच में ही एक्यूरेट मेजरमेंट आएगी, कि उसे हम हमारा प्लेट्यू रीजन बोलते हैं। अब हमारा आता है सिंटिलेशन काउंटर। सिंटिलेशन काउंटर में क्या होता है, हमारा ये आयनाइजेशन, सब कुछ जो है आयनाइजिंग रेडिएशंस पे है, उसको डिटेक्ट करेगा किसके थ्रू, सिंटिलेटर्स के थ्रू। हमारे सिंटिलेटर्स हैं यहाँ पर, जब वो स्टक होते हैं किससे, रेडिएशंस के थ्रू। यहाँ से आप इसको पास करोगे, यहाँ से ये जाएगा, जाने के बाद ये लाइट जो है उसको कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, किसके थ्रू, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब के थ्रू। ये जो हमारी फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है ना, आप देख रहे हो ये वाली, इसमें जाने के बाद इस लाइट को कन्वर्ट कर देगा ये हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। सिंटिलेटर हमारा एक इनऑर्गेनिक क्रिस्टल है, या ये बोलो आप सोडियम आयोडाइड डॉप्ड विद थैलियम, ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल से बना है, जिसका एक हाई लाइट आउटपुट है या बेटर एनर्जी रिजोल्यूशन है। ठीक है, वहाँ पे लाइट, ये जो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है, इस लाइट को कन्वर्ट कर देगा किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। फिर लाइट जो है हमारे ट्रांसपेरेंट मीडियम है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मीडियम है, यहाँ से लाइट चलेगी सिंटिलेटर से, ये फोटो डिटेक्टर पे जाएगी। ठीक है, फोटो डिटेक्टर पे जाने के बाद ये कन्वर्ट करेगी उस लाइट सिग्नल को किस में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में यहाँ से पहुँचते पहुँचते यहाँ पे ये पहुँच के क्या कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ठीक है, देखो ये शील्डिंग एंड हाउसिंग इसलिए है ना, कि जिससे जो बाहर से एक्स्ट्रा लाइट आने वाली है, किसी चीज़ का एक्स्ट्रा इंटरफेरेंस ना हो, तो एक तरीके से शील्डिंग करके रखता है ये हमारा। ठीक है, इस ऑपरेशन को अगर देखा जाए, आयनाइजिंग इवेंट होगा, रेडिएशन जो है हमारी सिंटिलेटर से इंटरेक्ट करेगी, वहाँ पे क्या करेगी, एनर्जी डिपॉजिट करेगी, और आयनाइजेशन होगा या एक्साइटेशन होगा, जब आयनाइजिंग इवेंट जो उसमें पार्टिकल्स हैं आयन से स्ट्राइक करेंगे सिंटिलेटर्स को, वहीं पे लाइट एमिशन होगा। सिंटिलेटर क्या करेगा, लाइट जो एटम की फॉर्म में है उनको क्या कर देगा, ग्राउंड स्टेट में कर देगा।
ठीक है। लाइट ग्राउंड स्टेट में करने के बाद क्या करेगा, वो फोटो डिटेक्टर पे जाकर गाइड करेगा, उसको कहेगा लाइट ट्रांसमिशन को, लाइट को हम फोटो डिटेक्टर पे डाल दें जिससे कि कम से कम लॉस हो, हमारा जितना जाना चाहिए लाइट उतना चला जाए। फिर सिग्नल कन्वर्जन, जो हमारा सिग्नल कन्वर्जन होगा वो उसमें होगा जो हमारा फोटो मल्टीप्लायर था ना उसके अंदर होगा। उसके अंदर क्या होगा, जो जनरेट हो रहा है लाइट हमारी इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेगी, उस सिग्नल को प्रोसेस किया जाएगा। प्रोसेस करने के बाद उसमें से इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए उस इंफॉर्मेशन को हम एक्सट्रैक्ट आउट कर देंगे और बता देंगे जो रेडिएशन का एनर्जी है, टाइम है या काउंट रेट है वो किस तरीके से। वहीं पे हमारे सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स आते हैं। सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स का काम क्या होता है, ये देखो इनमें ना सब में किसी ना किसी अलग अलग चीज़ों से बने, काम वही है कि इसका कैलकुलेट कराना, या फिर आप एक तरीके से बोल सकते हो कि रेडिएशंस का मेजरमेंट कैसे होगा। अब हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स यूज़ करेंगे जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। वो क्या करेगा, डायरेक्टली कन्वर्ट करता है आयनाइजिंग रेडिएशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। वो बीच का कोई मीडियम नहीं लेता, डायरेक्ट आयनाइजिंग रेडिएशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। इसका थोड़ा सा ना ये हाई एनर्जी रिजोल्यूशन होता है और हम इसको गामा स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखेंगे, मोस्टली हम इसको देखेंगे गामा स्पेक्ट्रोस्कोपी में। डोसीमेट्री टेक्निक में क्या होता है, आयनाइजिंग चैम्बर होगा जहाँ पे क्या होगा, हमारी गैस फिल रहेगी पूरा, किसे, इलेक्ट्रोड्स, और जो क्या करेंगे हमारे आयनाइजेशन को मेजर करेंगे। ठीक है, इसका यूज़ हम किस में करेंगे, मेडिकल प्रोसीजर में यूज़ कर सकते हो। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग की डोज रेट क्या है मेजरमेंट की, उसके लिए यूज़ कर सकते हो। थर्मोल्यूमिसेंट डोजीमीटर्स होते हैं, उनका काम क्या होता है, इसके अंदर एक मटीरियल स्टोर कर देते हैं जो एनर्जी के एक्सपोज, ठीक है, मटेरियल में क्या होता है, एनर्जी होती है, वो एक्सपोज होगा रेडिएशन से एक्सपोज होने के बाद एक लाइट आएगी जब हम उसको हीट करेंगे, तो ये थर्मोल्यूमिसेंट डोजीमीटर कहलाता है। अब जैसे कभी भी पर्सनल रेडिएशन मॉनिटरिंग करनी है तो उसको तब यूज़ करोगे, या इन्वायरमेंटल मेजरमेंट के टाइम यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिल्म बैजेस हैं। फिल्म बैजेस में क्या होता है, जैसे हमारी फोटोग्राफिक फिल्म है उसमें हमें रेडिएशन मेज़र करनी है। रेडिएशन मेजर करने के लिए आप तब फिल्म बैजेस यूज़ करोगे कि कितना डिग्री एक्सपोज हुआ है, ब्लैकनिंग हुई है, या कितना डेवलपमेंट हुआ है डेवलपमेंट के बाद, तो वहाँ पे हम फिल्म बैजेस यूज़ करते हैं। अगर करंट यूज़ देखा जाए, जैसे हमारा TLD से रिप्लेस हो चुका है मोस्टली, अगर देखा जाए जो हमारा ऊपर था ना थर्मोल्यूमिसेंट डोजीमीटर जो ऊपर देखा था ना, उससे रिप्लेस हो चुका है। बट फिर भी कभी कभी फिल्म बैचेस भी बहुत सारे कंडीशंस या सेटिंग्स ऐसी हैं जहाँ पे यूज़ की जाती हैं। अब हम ना रेडिएशंस पढ़ेंगे। रेडिएशन में जो आयनाइजिंग हम बोल रहे थे कि आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं, उसमें क्या क्या आता है, हमारा अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, इनकी अपनी खुद की एक प्रॉपर्टीज़ है। अब इनका कंपोजिशन, चार्ज, मास, पेनिट्रेशन पावर और आयोनाइजिंग एबिलिटी जो है ना, सबकी अलग अलग है, सेम नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं। ये बोलो कि ये आयोनाइजिंग रेडिएशन में इनके बालक हैं, बच्चे हैं ये, अल्फा, बीटा, गामा। तो अल्फा रेडिएशन में इसका कंपोजिशन है हमारा हीलियम 4 न्यूक्लियस। ठीक है, हमारा अल्फा पार्टिकल है जिसमें 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जो रिजेंबल करेंगे हीलियम के 4 न्यूक्लियस से। इसका चार्ज जो होता है +2 होता है, मास जो होता है रिलेटिवली हाई रहता है। ठीक है, इसके उसमें बीटा रेडिएशंस में अगर आप देखोगे, जो बीटा रेडिएशन में हमारा इलेक्ट्रॉन है, बीटा जो है वो या तो ईदर इलेक्ट्रॉन होगा या होगा वो पॉजिट्रॉन्स। इसका चार्ज +1 भी हो सकता है कि बीटा के लिए, बीटा +1 या बीटा। ठीक है, मास इसका लो रहेगा हमारा। गामा रेडिएशंस, जो गामा रेज होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बनी होती हैं। इसका चार्ज हमेशा न्यूट्रल रहता है, मास नन, मास कुछ नहीं होता। और जैसे हमारा अल्फा रेडिएशन है ना, अब ना इसको थोड़ा सा अगर देखोगे, अल्फा रेडिएशन है उसमें हमारे अल्फा पार्टिकल्स में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं जो रिजेंबल करते हैं हमारे हीलियम के न्यूक्लियस से। इसका चार्ज +2 होता है अल्फा का, और रिलेटिवली इसका मास देखा जाए वो हाई होता है, कंपेयर करोगे जब आप अल्फा, बीटा, गामा को। पेनिट्रेशन पावर इसकी लो रहती है। ये क्या करता है, कुछ ही फ्यू सेंटीमीटर तक ट्रैवल कर पाता है, ज़्यादा नहीं ट्रैवल कर पाता। अगर पेपर ऑफ शीट है या कोई पेपर है, उससे भी स्टॉप हो जाएगा। तो ये जो हमारी ह्यूमन स्किन है, आउटर लेयर है, उसको भी पेनिट्रेट नहीं कर पाता। तो इतना ज़्यादा इसका आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा है। आप इसको लो से याद रखो। आयनाइजिंग पावर जो है इसकी हाई है, क्योंकि इसका जो मास है ना वो ज़्यादा है और चार्ज भी इसका ज़्यादा है। इसकी वजह से क्या है, इसका आयनाइजिंग पावर हाई है, और जिसकी वजह से क्या होता है, ये हमारा सब्सटेंशियल एनर्जी ट्रांसफ़र कर पाता है। ठीक है,
अल्फा डीके में क्या होता है, जो हमारा अनस्टेबल न्यूक्लियस है वो अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन वाला। हाँ, वहीं पे जो साथ ही साथ हमारा जो है अल्फा रेडिएशन जो होगा वो थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है, एक्सटर्नली हैजार्डस हो सकता है, क्योंकि इसकी थोड़ी सी लो पेनिट्रेशन पावर है, लो पेनिट्रेशन है, और उसके साथ ये थोड़ा सा डेंजरस भी हो सकता है अगर इसको इंजेस्ट कर लिया गया या इनहेल किया गया। देखो, रेडिएशन में कोई ऐसा नहीं है अगर उसकी पेनिट्रेशन पावर कम है तो वो हैजार्डस नहीं होगा या हार्मफुल नहीं होगा, वो हार्मफुल तब भी होगा। ठीक है, पॉइजन चाहे आप हाई क्वांटिटी में लो, लो में लो, पॉइजन तो पॉइजन ही है। ठीक है, आपके इंटरनल टिश्यूज़ को डैमेज कर सकता है। अब है हमारा बीटा रेडिएशन। बीटा रेडिएशन में जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं या तो वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे या पॉजिट्रॉन्स होंगे, या कोई एंटी पार्टिकल्स है इलेक्ट्रॉन का, वो हो सकता है। इसमें जो चार्ज होता है -1 होता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और पॉजिट्रॉन्स के लिए +1 होता है। इसका मास रिलेटिवली लो होता है। पेनिट्रेटिंग पावर मॉडरेट होती है, अल्फा से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, फ्यू मीटर्स एयर में ट्रैवल कर पाता है। जैसे प्लास्टिक है, ग्लास है, एल्यूमिनियम है, उससे थोड़ा सा रुक जाएगा कि हाँ रुक सकता है। आयनाइजिंग पावर इसकी थोड़ी सी कम रहती है, हमारे जो अल्फा पार्टिकल्स है कम रहती है, लेकिन गामा रेस से ज़्यादा होती है। अगर कंपेयर करोगे हम अपना अल्फा बीटा गामा को, तो ये ऐसे आता है। आयनाइजिंग पावर और पेनिट्रेशन पावर ऐसे याद करो कि पेनिट्रेशन पावर इसमें कम होती है बीटा से अल्फा में, और बीटा में गामा से कम होती है। आयनाइजिंग में उल्टा देखोगे, अल्फा में ज़्यादा होती है, बीटा में कम होती है, बीटा से कम हमारी गामा में होती है। ठीक है, फिर है हमारा बीटा डीके जो होगा, जिसमें हमारा बीटा पार्टिकल्स निकलेंगे। वो क्या करेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, पॉजिट्रॉन्स भी हो सकते हैं। इनका पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होता है कंपैरिजन में, अगर अल्फा पार्टिकल है उससे ज़्यादा होगा, तो इसके लिए हमें शील्डिंग ज़्यादा चाहिए, मतलब हमें प्रोटेक्शन के लिए शील्ड ज़्यादा होनी चाहिए। इससे हमारा स्किन को भी पेनिट्रेट कर जाएगा और ये हमारे लिविंग टिश्यूज़ को डैमेज कर सकेगा। ठीक है, उसमें अगर इंजेस्ट करोगे तब होता है थोड़ा डैमेज, इसमें आप नॉर्मली स्किन के पास ऑन हो जाएगा या पेनिट्रेट हो जाएगा तब डैमेज होगा। हमारी गामा रेडिएशंस है, गामा रेज जो होती हैं वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, या आप बोल सकते हो किसके सिमिलर, एक्सरेज। एक्सरेज तो सबने सुना होगा, एक्सरे होता है, किसी ने कराया है एक्सरे? हाँ, तो इसका चार्ज जो होता है वो न्यूट्रल रहता है, कोई चार्ज नहीं होता इसके पास, मास कुछ नहीं होता। पेनिट्रेटिंग पावर इसकी ज़्यादा होती है, ये इजीली पास थ्रू हो जाता है किसी भी मटेरियल के थ्रू या ह्यूमन टिश्यूज़ के थ्रू। और एक तरीके से इसमें ना थोड़ा सा डेंस मटेरियल चाहिए होता है, जैसे लेड हो गया या कोई कॉन्क्रीट है, जिससे कि शील्डिंग के लिए यूज़ कर सकते हो आप। आयनाइजिंग पावर इसकी कम रहती है, बहुत कम रहती है अल्फा और बीटा पार्टिकल से, तो ये आयनाइज ना थोड़ा कम एफिशिएंटली होते हैं, बट फिर भी इनकी आयनाइजेशन ऐसा होता है कि वो पेनिट्रेट कर जाते हैं मैटर के थ्रू। ठीक है, गामा डीके में क्या होता है कि जब हमारा न्यूक्लियस ट्रांजिशंस होते हैं तो उसमें एक्साइटेड स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जाता है। वहाँ पे क्या होता है, जब एक्साइटेड स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जाएगा तो गामा रेज निकालेगा। ठीक है, ये हमारा गामा डीके है। फिर गामा रेडिएशन में ना बहुत ज़्यादा हैज़ार्ड होता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट दे सकता है, क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो हमें इससे प्रॉपर शील्डिंग भी करनी चाहिए, सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए। जैसे जो लोग उस एक्सरे मशीन्स के टाइम यूज़ किया जाता है तो आपको एक शील्ड दी जाती है ना हल्का सा पहनने के लिए, वो भी तो जिससे आपको हार्मफुल इफेक्ट ना हो, इसलिए दिया जाता है। अब हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ जो है हमारी T1/2 से डिनोट होती है। जो हमारा एटम के कोई भी हमारा रेडियो एक्टिव सैंपल है उसमें एटम को जितना टाइम चाहिए डिके होने के लिए, हाफ जो टाइम रिक्वायर है एटम, हाफ एटम को डिके होने के लिए सैंपल में, उसको हम हाफ लाइफ कहते हैं। टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ ऑफ द एटम इन अ रेडियो एक्टिव सैंपल टू डिके। ठीक है, इसमें जो हमारा की मेजर्स है वो हो गया स्टेबिलिटी किसकी, रेडियो एक्टिव आइसोटोप की, स्टेबिलिटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। हमारा जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है ना, वहाँ पे क्या होता है, हमारा एक तो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है एक से ए से बी में, और उसमें क्या एमिट करेगा, हमारी आयनाइजिंग रेडिएशन। ये होता है when radioactive nucleus decays it transform into another element or isotope emitting आयनाइजिंग रेडिएशंस। डिके एक रैंडम प्रोसेस है, या इसमें बोल सकते हो हाफ लाइफ जो है वो इसलिए यूज़ कर सकते हैं हम स्टैटिस्टिकल मेजर के लिए डिके रेट का, कि हाफ लाइफ से ये पता चल जाएगा कितने टाइम में वो डिके हो सकता है या कितने टाइम उसका मेजरमेंट है। कांस्टेंट नेचर क्या है, हाफ लाइफ जो है हमारे रेडियो एक्टिव आइसोटोप की वो कांस्टेंट होती है, वो बदलती नहीं है किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर से, चाहे उसमें कुछ भी सब्सटेंस आ जाए, टेम्परेचर आ जाए, प्रेशर आ जाए, कुछ नहीं है, हाफ लाइफ सेम ही रहेगी। डीके प्रोसेस में क्या होता है कि हर हाफ लाइफ के बाद
जो नंबर है हमारे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का वो रिड्यूस हो जाता है हाफ में। नॉर्मल सी बात है, अगर हाफ इसका डिके हो गया तो हाफ ही बचेगा, वो आधा ही रह जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, हमारा जैसे सैम्पल है उसमें 1000 रेडियो एक्टिव एटम्स हैं और विद हाफ लाइफ ऑफ 1 आवर, 1 आवर की हाफ लाइफ है उसकी। तो क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली जो 500 एटम्स होंगे वो बचेंगे 1 घंटे बाद। तो अगर आप 2 घंटे बाद देखोगे तो 250 एटम्स बचेंगे। ऐसे ही करके ना हाफ 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 होता रहेगा। 1000 का हाफ 500 हुआ, 500 का हाफ 250 हुआ, 250 का हाफ, मतलब ये चलता रहेगा प्रोसेस। अब रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं? रेडियो आइसोटोप्स उनको बोला जाता है वो आइसोटोप्स या जो एलिमेंट अनस्टेबल न्यूक्लियस रखते हैं। हमारे अनस्टेबल न्यूक्लियस रखने के बाद उनमें से रेडिएशंस निकलती हैं, जिससे क्या होता है वो डिके होके स्टेबल फॉर्म में आ जाते हैं। मतलब देखो, इनको भी स्टेबिलिटी चाहिए, ऐसा नहीं है कि भाई वो अनस्टेबल हैं तो स्टेबिलिटी नहीं चाहिए। वो आइसोटोप्स, किसी भी एलिमेंट्स के आइसोटोप जिनका अनस्टेबल न्यूक्लियस है वो रेडिएशन एमिट करेगा। रेडिएशन एमिट करने से क्या होगा, डिके हो जाएगा। डिके होने के बाद वो स्टेबल फॉर्म में आ जाएंगे। इसका एप्लीकेशन जो है हमारा, रेडिएशन एमिटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसकी वजह से एप्लीकेशन अगर देखा जाए, जैसे हमारा मेडिकल इमेजिंग और ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। इंडस्ट्रियल यूज़ में हम पाइप लीकेज देख सकते हो, मटेरियल थिकनेस पता कर सकते हो। रिसर्च बेसिस पे अगर देखा जाए, किसी भी मूवमेंट देखनी हो एटम्स की, उसको ट्रेस कर सकते हो केमिकल रिएक्शन में। मॉनिटर करना हो जैसे इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस है या रेडियो एक्टिव रिलीज है न्यूक्लियर पावर प्लांट का, तो वहाँ पे उसकी मॉनिटरिंग के टाइम पे यूज़ होता है। अब हमें पढ़ना ज़रूरी क्यों है, हम पढ़ क्यों रहे हैं, इंपॉर्टेंस क्या है रेडियो आइसोटोप्स को पढ़ने की? एक तो ना ये बहुत सारी फील्ड्स में यूज़ होता है। ठीक है, वहाँ पे हम एक तरीके से डिटेक्शन, मेजरमेंट, मॉनिटरिंग रेडिएशंस की पता करने के लिए। मेडिसिन में यूज़ होता है हमारे। अगर आप एमआरआई में नहीं पता आपको कितना फील्ड पास ऑन करना है, कितना देना है, तो आप उसको पेशेंट को ही हार्म कर दोगे एक तरीके से। तो ज़रूरी है रेडियो आइसोटोप्स के बारे में पता होना, उनकी मेजरमेंट के बारे में। इंडस्ट्री है, रिसर्च है, रिसर्च इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए क्या रिसर्च चल रही है। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग है वहाँ पे। और हमारा एक ना सोडियम आयोडाइड है, उसकी स्टडी देखते हैं कि स्टडी ऑफ सोडियम आयोडाइड I131, इसमें हमारा आइसोटोप है, रेडियो आइसोटोप है, जैसे सोडियम आयोडाइड हो गया। तो उसमें क्या होंगी, कुछ बहुत सारी टेक्निक्स होंगी जो रेडिएशन को मेजरमेंट में काम आएगी, कि हम मेजर कर पाएंगे कि कितनी रेडिएशन निकल चुकी है। तो वहाँ इसको स्टडी करते हैं। जैसे हमारा ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है आयोडीन का, वो क्या एमिट करता है, बीटा पार्टिकल्स को। बीटा पार्टिकल्स निकालेगा जब डीके प्रोसेस होगा। डीके प्रोसेस के टाइम पे इसमें बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं। मेडिकल यूज़ में आप थायराइड ट्रीटमेंट में देखोगे, रिसर्च में आप इन्वायरमेंटल ट्रेसिंग में या बायोकेमिकल स्टडीज़ में देख सकते हो कि आयोडीन का रोल क्या है बायोकेमिकल रिएक्शंस में। तो वहाँ पे इसका एप्लीकेशन है, यूज़ है। टेक्निक्स हैं जो हम पढ़ना है लाइक स्टडिंग के टाइम पे, जैसे रेडिएशन डिटेक्शन है। इन प्रोसेस के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि जो बीटा पार्टिकल रिलीज आउट हुआ है आइसोटोप से, उसका मेजरमेंट कितने अमाउंट में हुआ है, या फिर कितनी सेंसिटिविटी है या हायर सेंसिटिव है, मेजर कर सकते हो, क्वांटिफाई कर सकते हो उसको। सिंपल एक्यूरेटली आप सैंपल के में एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्वांटिफाई कर सकते हो। हमारा डिके मेजरमेंट क्या होता है, उसको आप मॉनिटर कर सकते हो। इन टेक्निक्स के थ्रू ना मेजर कर सकते हो कि जो हमारा डिके है सोडियम आयोडाइड का, वो मेजर करोगे इन टेक्निक्स के थ्रू टाइम टू टाइम। इम्पॉर्टेंस क्यों ज़रूरी है आपको पता है, एप्लीकेशन इन मेडिसिन, थायराइड कंडीशन के टाइम पे यूज़ कर सकते हो, या रिसर्च के टाइम पे अगर आयोडीन ट्रेस करना है इन्वायरमेंट में या बायोकेमिकल प्रोसेस में क्यों होता है यूज़, तो हम ये सब देख सकते हैं। स्टोरेज कंडीशन एंड प्रिकॉशंस, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस उनकी क्या स्टोरेज कंडीशन होनी, कैसे हमें उन्हें रखना है, कैसे हम उनसे प्रिकॉशंस लेने चाहिए, या हमें कौन से प्रिकॉशन लेने चाहिए जब हम इनको हैंडलिंग कर रहे हैं, या फिर कैसे को फार्मास्यूटिकल्स में एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हो एज अ फार्मास्यूटिकल्स। स्टोरेज कंडीशन जो पहली हमारी शील्डिंग, ये एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट शील्डिंग मटेरियल है कि जिससे इसका रेडिएशन का एक्सपोजर ना हो। किसी भी शील्डिंग मटेरियल में अप्रोप्रिएटली रखा होना चाहिए कि किसी को हार्म ना हो। वेंटिलेशन होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे रेडियो एक्टिव गैसेस बिल्डअप हो जाएं। वेंटिलेशन नहीं होगा तो पता चला वहाँ पे एक गैस बिल्डअप हो जाए। सेग्रीगेशन, इसमें क्या होता है जो हमारा सब्सटेंस है दूसरे केमिकल से अलग से स्टोर होता है। ऐसा नहीं है कि आप वहीं पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आपने स्टोर कर दिए और वहीं पे और केमिकल स्टोर कर दिए जो भी आपको स्टोर करने थे, नहीं, इसका अलग ही होगा। इसको थोड़ी सी प्रिवेसी पसंद है तो इसको अलग ही रहना है। तो हम इसे थोड़ा सा क्लियरली लेबल्ड और ऑर्गेनाइज्ड
एक प्रॉपर जगह में रखेंगे कि तुम यहाँ रहो, सुरक्षित हो, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होना चाहिए, सबको एक्सेस नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि सबको नहीं पता होता कि रेडियो आइसोटोप्स को या रेडियो एक्टिव मटीरियल जो हैं उनको कैसे हैंडल करना है, क्या उनके सेफ्टी प्रोसीजर हैं। तो इसलिए इसको जिनको पता है सिर्फ उनको ही पास मिलना चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस इसलिए बोला गया है। मॉनिटरिंग, इसका ना रेगुलरली रेडिएशन मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि ये स्टोरेज एरिया में प्रॉपरली होना चाहिए कि एक्सेप्टेबल लिमिट में है या नहीं। मतलब जो हमारा इस एरिया में रेडियो एक्टिव कंपाउंड है, रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, तो हमें मेक श्योर करना है कि इसका रेडिएशन एक लेवल से ऊपर ना जाए, कि वो पता चला उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रेडियो एक्टिविटी कर रहा हो और आप उसमें एंटर करो तो आप रेडिएशंस के कांटेक्ट में आ जाओ। तो इसलिए मॉनिटरिंग टाइम टू टाइम ज़रूरी है। प्रिकॉशन, क्या क्या प्रिकॉशंस ज़रूरी हैं? एक तो ट्रेनिंग, पर्सनल हैंडलिंग पता होनी चाहिए कि उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि कैसे हैंडल करना है, या इमरजेंसी रिस्पांस क्या होना चाहिए आपको सेफ्टी पर्पस। प्रिकॉशन, पीपीई किट पहनी होनी चाहिए। लाइक पीपीई किट में आप लैब कोट्स हो, ग्लव्स हो, सेफ्टी ग्लासेस हो, ये सब होना चाहिए कि जब भी, और जो एपरेंस होते हैं ना वो लेड एपरेंस होते हैं कि गामा एमिटर्स जो हैं, जो प्रोडक्ट गामा रेडिएशन एमिट करते हैं, उस टाइम आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें। डोजोमेट्री में जो वर्कर्स होते हैं उनको डोजोमेट्री में should wear dosimeters to monitor radiation exposure levels। अब ये देखो इन लोगों ने डोजोमीटर्स भी लगा दिए हैं कुछ यूनिफॉर्म्स में, तो वो क्या करते हैं, वो मेजर करते रहते हैं कि कितने टाइम रेडिएशन एक्सपोजर लेवल क्या है उसके थ्रू। कंटामिनेशन कंट्रोल कि वर्क सरफेस को जिससे वो कंटामिनेंट ना हो, कुछ उसमें ऐसा हार्मफुल कंटामिनेशन ना हो जाए, या फिर कुछ ऐसा प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। रेगुलर सर्विस होने चाहिए, सर्विस के थ्रू पता चलता रहता है। वेस्ट डिस्पोजल, जो सेग्रीगेट है या कलेक्टेड है उसको डिस्पोज कर दिया जाए। कुछ लोकल रेगुलेशंस हैं, गाइडलाइंस हैं। आप फार्मास्यूटिकल में जैसे रेडियो एक्टिव हैं उनको आप डायरेक्टली डिस्पोज नहीं कर सकते, उनकी खुद की एक गाइडलाइंस है, एक रेगुलेशन है, प्रोसीजर है, वो आपको फॉलो करना चाहिए, फॉलो करना पड़ेगा, चाहिए नहीं, करना पड़ेगा। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस में आपको पता है डायग्नोस्टिक इमेजिंग, रेडिएशन थेरेपी, रेडियो फार्मास्यूटिकल। अब जैसे डायग्नोस्टिक में हमारा पेट स्कैन और बहुत सारे स्कैन्स आ जाते हैं इमेजिंग टेक्निक्स में, वो है। रेडिएशन थेरेपी में कोई भी जैसे मैलिग्नेंट सेल्स है या कैंसरस सेल है उसको ट्रीटमेंट के टाइम पे यूज़ करते हैं। अब जैसे कोई हमारे कंपाउंड्स हैं या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक पर्पस में। लेकिन ये सब जो होगा आपकी क्या करना चाहिए, एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन में होना चाहिए कि स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं इसकी, जिससे क्या होता है, क्या करेगा, रेगुलेटरी कंट्रोल मेक श्योर करता है आपका QSC रहे, क्वालिटी सेफ्टी एफिकेसी बनी रहे। ओके।